सवितर दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न आशुभा। ओम शांति शांति शांति। हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेदः स उच्यते। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। स्वदेशी विज्ञान आंदोलन, जिसे विज्ञान भारती दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, उसकी फरवरी माह की व्याख्यान श्रृंखला के इस तृतीय व्याख्यान में आज 21 फरवरी 2021 को कार्यक्रम समन्वयक और सह सचिव स्वदेशी विज्ञान आंदोलन डॉक्टर रश्मि मिश्रा मैम, आयोजन मंडली के सदस्य डॉक्टर संजय के शर्मा, डॉक्टर रश्मि शर्मा मैम और श्री रोशन अग्रवाल जी की ओर से मैं डॉक्टर आशुतोष पारिक आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का यह दिन बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि न केवल हम आयुर्वेद पर चर्चा इस सत्र में करने वाले हैं, बल्कि आज का दिन मातृभाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप सभी परिचित होंगे कि 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को द्वारा आज के दिन को संपूर्ण विश्व में मातृभाषा दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ करने की घोषणा की गई और उसके पश्चात 21 फरवरी का दिन तय किया गया, जिस दिन हम सभी मातृभाषा दिवस के रूप में से मनाते हैं। विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को और बहुभाषिता को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाना प्रारंभ किया गया। हिंदी की कहावत बहुत प्रसिद्ध है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी। जिस भाषाई विविधता और बहुभाषिता की बात यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को कही, उस बात को हमारे जो साहित्यिक समालोचक हैं, साहित्यिक मर्मज्ञ हैं, वे पूर्व से ही जानते हैं, मानते हैं और उसे धारण करते हैं। भारत में भाषाई विविधता इस दृष्टिकोण से है कि प्रत्येक भाषा, प्रत्येक बोली की अपनी एक विविधता है और इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक बात कही थी और कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। हम सभी को अपनी अपनी भाषाओं की उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिए, उसके प्रयोग के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए और यही वास्तविक रूप में सभी उन्नतियों का मूल है। तो आज अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, और हम अपने पथ पर अपनी भाषा के माध्यम से लगातार कार्य करते रहें, यह आज का दिन हमें संदेश देते हैं। स्वदेशी विज्ञान आंदोलन भी इसी की ओर अग्रसर हो रहा है और विविध भाषाओं के माध्यम से विज्ञान की उन्नति को संपूर्ण विश्व के सामने रखने का अपना दृढ़ प्रतिज्ञा रखता है। स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के माध्यम से जो भारतीय विज्ञान है, उस भारतीय विज्ञान को विविध भाषाओं में सर्वजन सुलभ बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से बहुत ही सार्थक है, बहुत ही उपादेय है। आज के दिन मैं स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अखिलेश शर्मा महोदय का, जो कि आयुर्वेद मर्मज्ञ हैं। 30 वर्षों का उनका बृहद अनुभव है। 19 देशों में आयुर्वेद का संवर्धन कर रहे हैं और दिल्ली में जो राज्य सरकार है, उसके आयुर्वेद सलाहकार के रूप में भी आपने सेवाएं दी हैं और साथ ही कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आयुर्वेद,
हिंदू यूनिवर्सिटी अमेरिका में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्यरत है। आपका बहुत सुंदर परिचय ayurvedtoday.org यह एक वेबसाइट है। यह इनका संपूर्ण परिचय भी है, व्यक्तित्व भी है और कृतित्व भी है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वे अवश्य ही ayurvedtoday.org इस वेबसाइट पर अवश्य ही जाएं और डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को स्वयं की प्रेरणा के लिए अवश्य ही देखें। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम कार्यक्रम के अध्यक्ष और सर्वदा ही हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर डीपी भट्ट सर से मैं निवेदन करूंगा। आप अध्यक्ष हैं स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे विज्ञान भारती दिल्ली के नाम से जाना जाता है। आप पूर्व वरिष्ठ विज्ञानी रहे हैं और अध्यक्ष रहे हैं IPRM ग्रुप CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में। आपका परिचय निश्चय ही हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणाओं का कारण बना है। आपके कार्यों के माध्यम से हम सभी इस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय DP भट्ट सर को। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। सर्वप्रथम मैं स्वदेशी साइंस मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम विज्ञान भारती दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, की तरफ से सभी परोक्ष रूप से जुड़े हुए प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में जैसे डॉक्टर आशुतोष जी ने मेरा काम काफी कम कर रखा है हर बार, तो मुझे स्पीकर महोदय के बारे में ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, आवश्यक हो जाता है, लेकिन उन्होंने मेरा काम हल्का कर दिया। तो मैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी को भी अंतर्मन से प्रणाम करता हूँ। आपका सर इस कार्यक्रम में हमारा न्योता स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत। स्वदेशी साइंस मूवमेंट देश का एक मोस्ट पॉजिटिव अखिल भारतीय साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने आज से 36 साल पहले जब हमने दक्षिण भारत में प्रोफेसर के.आई. वासु जी के नेतृत्व में एक सेमिनार बैठक में आयुर्वेद, योग व प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान की चर्चा की थी, तब वह संस्था के लिए एक प्रारंभिक दौर था। यद्यपि वैदिक काल से हमारा देश चरक संहिता गवर्न रहा, जिसमें आयुर्वेद ज्ञान संपदा विद्यमान है। यदि भाषा के संबंध में बात करें, क्योंकि आज का दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के नाम से मना रहे हैं, और शायद विज्ञान भारती दिल्ली के लिए तो ये बहुत एप्रोप्रिएट भी है, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेशन करने में तो माहिर हैं, चाहे काम करें चाहे ना करें। लेकिन विज्ञान भारती की दिल्ली में शायद ये सही नहीं बैठता है। हम लोगों ने मातृभाषा को लेकर, हिंदी को लेकर पिछले 25 वर्षों से काम किया है, तो हमारे लिए तो मोस्ट बिफिटिंग है कि आज का सेलिब्रेशन हमारी संयोजक डॉक्टर रश्मि मिश्रा के माध्यम से संभव हो पा रहा है, और डॉक्टर आशुतोष जी उसमें 4 चांद लगाने का काम कर ही रहे हैं। तो इस भाषा के संबंध में 2 बातें करूं और थोड़ा संस्था के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हमारा जो भाषा की बात जब हम कर रहे हैं और जो आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा आपको पता लगेगा, उसको तो भूलना दूर, उसके बारे में तो हम जानते भी नहीं है। संस्कृतनिष्ठ ज्ञान, दूसरे शब्दों में हमारी जड़, और यदि हम अपनी जड़ को ही खोद डालें तो पूरा पेड़ ही उखड़ जाएगा। इस संदर्भ में मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि भाषा के नाम का महिमा गान और सेलिब्रेशन मात्र देश में न हो, जो अक्सर होता है।
बल्कि यथार्थ में यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारा विज्ञान भारती दिल्ली का कम से कम जो मूल उद्देश्य है कि हम विज्ञान की मौलिकता को खोए बिना इन उपलब्धियों को, विज्ञान की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने हेतु बिना अंग्रेजी के विरोध से उनकी ही भाषा में, स्वभाषा में, देसी भाषा हो चाहे मातृभाषा हो, उसमें उपयोग हो। वो विज्ञान को एक क्लास कमोडिटी मात्र के लिए महलों में बंद रखने के हेतु नहीं, बल्कि जनमानस यानी मास कमोडिटी तक उसे पहुंचाने हेतु संस्था का एक हमारा पुराना संकल्प भी पूर्ण हो, जो गत 25 वर्षों से हमारा दिल्ली में अभियान जारी है। और इसके लेखे जोखे में हम ज्यादा नहीं जाते हैं, हमारी वेबसाइट से आप लोग इसको देख सकते हैं कि हमने बाइलिंगुअल मोड में, मोस्टली हमने बाइलिंगुअल मोड में ही काम किया है और मल्टीलिंगुअल की तरफ भी हमने कुछ अंशदान किया है। अभी हमारी एक स्वदेशी विज्ञान पत्रिका जो अभी कोरोना पीरियड में हम लोगों ने स्टार्ट करी डॉक्टर रश्मि शर्मा के नेतृत्व में, उसमें बहुभाषी के तौर पर रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर भी हम लोगों ने प्रकाशन प्रारंभ किया है। एक इश्यू हमारा रिलीज हो चुका है, दूसरा जल्दी ही रिलीज होने वाला है। अब यह जब संस्कृत और आयुर्वेद का थोड़ा परस्पर सामंजस्य के एक दो उदाहरण के साथ में बात करूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, ये सर्वविदित है कि हमारा प्राचीन साहित्य ज्ञान का एक ट्रेजर हाउस रहा, इसीलिए इस देश को शायद सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन हमारे अधिकांश एंशिएंट लिटरेचर संस्कृत भाषा में उपलब्ध है और आज के वैज्ञानिक संस्कृत में निपुण नहीं है। इसी प्रकार आज के संस्कृताचार्य आधुनिक विज्ञान से परिचित नहीं है और इस प्रकार की स्थिति से आज के वैज्ञानिकों को जो प्राचीन भारतीय साहित्य की तरफ आकर्षित तो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें काफी दिक्कत आती है काम करने में। इस प्रकार का प्राचीन साहित्य देश विदेश की कई पुरानी पुस्तकालयों में आज भी संग्रहित है। और यदि आयुर्वेद में आप सक्सेस स्टोरीज की बात करें, जो हम कह रहे हैं कि बहुत मुश्किलात हैं काम करने में, क्योंकि हम संस्कृताचार्य विज्ञान नहीं जानते हैं और वैज्ञानिक संस्कृत नहीं जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ सक्सेस स्टोरी हैं जिनको यदि हम मेंशन ना करें तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्योंकि मैं CSIR से आता हूँ। CSIR ने आयुर्वेद की CD लॉन्च करी कुछ वर्ष पहले और 45,000 मेडिसिनल प्लांट की सूची के रूप में TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में जो पारंपरिक ज्ञान का एक रूपांतरण हुआ, वह एक विश्व के सामने बहुत बड़ी मिसाल है और जिसके तहत इस डिजिटल लाइब्रेरी को विश्व पटल पर वाइपो द्वारा एक मॉडल के रूप में भी अडॉप्ट किया गया। इतना ही नहीं, कोरिया, चीन और मलेशिया भी CSIR के TKDL मॉडल को अपने अपने देशों में अपने अपने तरीके से इस समय डेवलप कर रहे हैं। साथ में आपको पता होगा कि USPTO से हल्दी के पेटेंट को CSIR ने रिस्टोर करने में बड़ी साहसिक भूमिका निभाई थी। उसी का नतीजा है कि हमारी हर्बल वेल्थ के बायोपायरेट्स को न केवल रुकने में हम कामयाब हुए, बल्कि हमारी पारंपरिक ज्ञान की असीम महत्ता को समझने में भी पाश्चात्य देशों ने अब काफी रुचि दिखाई है। और इस संदर्भ में यदि मैं कुछ संस्थाओं का नाम न लूं तो ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा। हमारे ही संस्था के विज्ञान भारती दिल्ली के पैट्रन और कॉर्पोरेट मेंबर्स डाबर इंडिया लिमिटेड, आयुर्वेद लिमिटेड, हिमाचल बेस्ड एक कंपनी है, ये हमारे पुराने सदस्य रहे हैं, तो उनको मैं साधुवाद देता हूँ। उसके साथ साथ पतंजलि योगपीठ, जिन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए आयुर्वेद के क्षेत्र में। अभी तो आज का जो विषय है कोविड, उसमें भी उन्होंने 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था माननीय गडकरी जी के समक्ष उन्होंने कोरोना दवाई भी लॉन्च करी है, देर आए दुरुस्त आए। तो इन सभी संस्थाओं को मैं विज्ञान भारती दिल्ली की तरफ से साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशुतोष जी को निवेदन करूंगा कि आप आगे की कार्रवाई जारी करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मार्गदर्शन हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चय ही वर्तमान जो जीवन है उस जीवन में आयुर्वेद की महत्ता की और हम अग्रसर हो रहे हैं और वर्तमान विश्व को इस आयुर्वेद के महत्व से परिचित कराना न केवल भारत के लिए
अपितु संपूर्ण मानवीयता के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। क्योंकि आयुर्वेद जो है वह आयुर्वेद इस बात को रखता है कि आयु अस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दति इति आयुर्वेदः। आचार्य सुश्रुत के इस वचन में उन्होंने कहा है कि जिसमें आयु की चर्चा की जाए या जो आयु के बारे में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आचार्य चरक भी कहते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो आतुर है, जो रोगी है, उस रोगी के विकारों का प्रशमन करना, उनको शांत करना, उनको दूर करना, उसके रोगों का निवारण करना, ये दो उद्देश्य होते हैं, दो प्रयोजन होते हैं आयुर्वेद के। वर्तमान चिकित्सा पद्धतियां रोग के प्रशमन पर अधिक ध्यान देती हैं और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने की ओर कम। इसी कारण से चिकित्सकीय विज्ञान तो उन्नति को प्राप्त हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का जो रक्षण है वह रक्षण कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है। इसीलिए आयुर्वेद के इन दोनों प्रयोजनों को एक साथ रखते हुए संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और साथ ही रोग के प्रशमन के लिए, दोनों के लिए अग्रसर होना होगा। एक वाक्य है, एक वेद वाक्य है, वहां पर कहा गया है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात शिव संकल्पना से हम संयुक्त हो, हमारा मन संयुक्त होना चाहिए। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम देखते हैं चिकित्सा में अपना लाभ कमाने के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हम किसी को भी रोगी बना देने पर भी गुरेज नहीं करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि भले कुछ भी हो, रोग हो या ना हो, या फिर किसी भी तरह से रोग को उत्पन्न करके भी यदि हमें अपना लाभ कमाना हो तो उस लाभ अग्रसर हो चले जाते हैं। जहां पर शिव संकल्प की बात कही गई है, यहाँ पर शिव का तात्पर्य है कल्याण, अर्थात हम समस्त मानव के कल्याण के संकल्पना से संयुक्त होकर कार्य करें। आयुर्वेद निश्चित रूप से इन सभी उद्देश्यों को, इन सभी 8 उद्देश्यों को, ऋषि मुनियों के उन सभी वक्तव्यों को एक साथ ला करके रखने वाला था। और इसी कारण आयुर्वेद के माध्यम से हमने न केवल एक अच्छी आयु को प्राप्त किया, अपितु उसके साथ साथ हमारे द्वारा एक ऐसे जीवन की संकल्पना हो सकी जिसके माध्यम से हम स्वस्थ रह सके और दूसरों के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सके। आज का यह दिन आयुर्वेद को समर्पित है और हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर अखिलेश जी शर्मा। और आपका आयुर्वेद की दृष्टिकोण से जो कार्य है वह कार्य निश्चित रूप से हमें न केवल आयुर्वेद को समझने में, अपितु आयुर्वेद की वर्तमान जीवन में आवश्यकता और विश्व में हम किस प्रकार से आयुर्वेद को अग्रसर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उस दिशा में आपके प्रयत्न बहुत ही सार्थक हैं, उपादेय हैं और हम सभी के लिए प्रेरक हैं। महर्षि आयुर्वेद के आचार्य या आयुर्वेद के देवता जिन्हें धन्वंतरी कहा जाता है, और उसके पश्चात चरक, सुश्रुत, वाग्भट और ऐसे न जाने कितने ही ऋषि मुनियों के द्वारा हमें जिस आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ है, आज उस आयुर्वेद के ज्ञान को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने की आवश्यकता है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, समस्त धर्मों के साधन सबसे पहले शरीर ही है, हमें शरीर को स्वस्थ रखना ही होगा। और डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का यही एक मंतव्य है, यही एक उद्देश्य है, यही एक लक्ष्य है। हम सभी आपके उस लक्ष्य में एक साथ खड़े होना चाहते हैं और आपके मुख से उस आयुर्वेद की महत्ता को आज के परिप्रेक्ष्य में सुनना चाहते हैं। आपका आज का विषय है कोविड-19 देन एंड नाउ, ग्लोबल आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। निश्चय ही यह विषय आज के समय की आवश्यकता के पूर्णतया अनुरूप है। मैं स्वागत करता हूं और साथ ही निवेदन करता हूं। लेकिन मेरे कुछ विदेशी भाइयों का भी एक आग्रह पहले से कि अखिलेश जी आप हिंदी और अंग्रेजी में मिक्स करके बोलिएगा तो कई चीजें हम लोग भी समझ पाए। और क्योंकि मुझे कई देशों में रहने का, जाने का मौका मिला है और वहाँ आयुर्वेद को कोशिश करता हूँ कि उनकी भाषा में समझा सकूं,
तो आज का ये सेशन मैं आप सभी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे क्षमा कीजिएगा अगर हिंदी और अंग्रेजी में मिक्स करके मैं बोलूं। तो आज के इस सेशन को ओपन करने से पहले एक छोटा सा मंत्र, स्वास्थ्य संबंधी मंत्र मैं उच्चारण करना चाहूंगा, उसके बाद हम उसको बंद करते हैं। 1 मिनट के लिए सभी का ध्यान चाहूंगा। आप लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, इस मंत्र पर ध्यान देंगे। ओम भेषजम भेषजम महाभेषजम राजा गते ओम भेषजम भेषजम महाभेषजम राजा समुद्गते स्वाहा। ये एक बहुत पुराना मंत्र है। इतिहास में किसी को नहीं पता कि इन मंत्रों का रचयिता कौन था। क्या कोई एक व्यक्ति था, कोई मानव था, कोई ईश्वरीय शक्ति थी, कोई दैवी शक्ति थी? बिकॉज दोज मंत्रास वर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। और उन व्यक्तियों ने भी जिन्होंने लिखा, उनकी महानता ये थी कि उन्होंने उसका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं मांगा था। वो मानव मात्र के कल्याण के लिए लिखे गए वह दैव वाक्य मंत्रों के शब्द में इस पृथ्वी पर जो अवतरित हुए अनेकों ब्रह्म ऋषि, उन्होंने हमें ये ज्ञान बांटा है। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि when you chant this mantra and you start doing the microscopic examination of bacteria and pathogens even under a microscope, they stop multiplying. उनकी ग्रोथ भी एक तरह से रुक जाती है, वह स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि इस मंत्र में आह्वान किया है उस भेषज्य को, उस महाभेषज्य को जो कि देवों का देव, भेषज्यों का भी महाभेषज्य है, सृष्टि का रचयिता। और आगे उसके बाद कहता है उसको नमन करते हुए कि समुद्गते स्वाहा। बाकी सब चीज जो है ना, नेगेटिविटी ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, नेगेटिविटी ऑफ बैक्टीरियाज एंड पैथोजेंस, ऑल ऑफ दैट हैज टू बी ऑफर्ड टू द होली फायर टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिविटी। ये इसका शाब्दिक अर्थ है या शाब्दिक भाव है इस मंत्र का। तो इसलिए अपने आप में ये बहुत महामंत्र है स्वास्थ्य का, जो आपके अंतरात्मा के अंदर और आपके आसपास के पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक पॉजिटिविटी की झंकार उत्पन्न करता है, पॉजिटिविटी ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, ताकि सारी नेगेटिविटी वार्ड ऑफ हो जाए। इसका सबसे बड़ा इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट शरीर, आत्मा और मन पर पड़ता है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम बार बार केंद्रित हो जाते हैं शारीरिक स्वास्थ्य पर, लेकिन केवल आयुर्वेद ऐसा विज्ञान है जिसमें शरीर, आत्मा और मन के स्वास्थ्य की बात कही गई। इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में जब मैं बोलता हूं तो मैं बोलता हूं फॉर मल्टीविटामिन फॉर द सोल, यानी कि आत्मा के लिए कौन सा मल्टीविटामिन हमको चयन करना है, हाँ, वह सारा दैव व्यापाश्य चिकित्सा जो आयुर्वेद की वैदिक वांग्मय में से आती है, वही केवल उसका हल बताती है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो आत्मा नाम की चीज ही नहीं है। वो कहते हैं जी वी कैन नॉट प्रूव आत्मा इन द टेस्ट ट्यूब, सो वी डोंट बिलीव इन। स्पिरिचुअलिटी का कोई पैरामीटर नहीं होता
तो इसलिए हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। लेकिन आज वो ये पाते हैं कि जब हम ध्यान लगाते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स झंकृत होती हैं मन में, आत्मा में, शरीर में, और वो आपके साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ माइंड को भी पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है, और उसी तरह के बायोकेमिकल सिक्रीशंस जो शरीर में होते हैं उसकी वजह से दे हैव द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द बॉडी। सो जस्ट चैंटिंग ऑफ द मंत्रास हैव ए वेरी पावरफुल इम्पैक्ट। आज तक आपने किसी व्यक्ति से जिसने किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से कोई भी मंत्र सीखे, चाहे वो आनंद मार्गी हो, चाहे हरे कृष्णा मूवमेंट के लोग हों, या और भी किसी भी गौड़ीय मठ के लोग हैं, जो लोग भी किसी भी प्रकार का कोई मंत्रोच्चारण सीखे हैं या किसी भी धर्म की प्रार्थना को सीखे हैं, जब वो मन और आत्मा को उसमें समाहित कर लेते हैं इकट्ठा, तो उनको एक शारीरिक सुख की, एक शांति की अनुभूति होती है। इस सब का डेफिनेट एक्सप्रेशन केवल आयुर्वेद ने विशद वर्णन किया है। यही इसी साइंस की महानता है, इसकी विशालता है, जिसको हम समझ नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली आज का जो बच्चा है, वो आज का जो वैज्ञानिक भी है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड के एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को तो देखता है, लेकिन वैदिक वांग्मय के पीछे जो उस गहरी सोच को जिसने डेवलप किया उसको वो भूल जाता है। तो आत्मिक स्तर पर अब देखिए, वेदों में से एक रेफरेंस देना चाहूंगा, ऑल्दो इट इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट। मैं कोविड-19 पे बोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हैं शेयर करना चाहूंगा। मैंने कहीं इतिहास में एक रेफरेंस पढ़ा, वो कहता है कि वे बैक मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो देयर वाज अ काइंड ऑफ अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड समवेयर इन हिमालयस। तो यानी उस समय के व्हाइट कलर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, यानी साधु संत लोगों का एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप इकट्ठा हुआ और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उन लोगों ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, सृष्टि का अर्थ क्या है? व्हाई वी आर बोर्न ऑन दिस अर्थ? व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज दैट वी हैव टू अचीव? वेरी बेसिक क्वेश्चन व्हिच कम्स टू एवरी ह्यूमन्स माइंड इवन टुडे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुस्कुराए, बोले ये मेरी सृष्टि है और मैं परमात्मा हूं और आप सभी इसकी जीव आत्मा है। यू आर द सबडिविजन्स, सबकॉन्शियसनेस ऑफ मी, और तुम्हारा अल्टीमेट गोल जो है वो अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति कर्मों का निर्वाह करते हुए तुमको मोक्ष प्राप्ति करनी है, ताकि सभी सुख और दुख के और मोह माया के बंधन से आप छूट जाओ। So your ultimate goal is to achieve the ultimate state of liberation or salvation or moksha, which almost every religion of the world is talking about, same or the different, or a similar expression. भाव सबका वही है। क्रिश्चियनिटी में उसको कह दिया कि स्वर्ग जाने की बात है ना? तो मूल पर्पस यही था कि मोक्ष प्राप्ति हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ब्रह्मा जी ने कहा उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। जब ब्रह्मा जी ने ये उत्तर दिया तो उनमें से एक सज्जन खड़े होते हैं, ऋषि भरद्वाज। ही रेजेस हिज हैंड एंड ही सेज कि प्रभु, अगर मोक्ष प्राप्ति हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो कि आयुर्वेद में लिखा भी है, तो कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हमारा शरीर, आत्मा और मन स्वस्थ रहे, यानी स्व में हम मोक्ष प्राप्ति के अंतिम साधन को आसानी से प्राप्त कर लें। ये संवाद हो रहा है ऋषि भरद्वाज के साथ ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी स्माइल करके इन अ ट्रिकी, वो कहते हैं, भाई इन अ ट्रिकी वे यू हैव आस्क्ड मी अ बिग फेवर। आपने मेरे से बहुत बड़ी फेवर मांग ली है, लेकिन अब आपने मांग ली है तो मैं आपको यह दैविक ज्ञान देने जा रहा हूं जो पृथ्वी पर मानव मात्र के कल्याण के लिए, केवल मानव मात्र नहीं, संपूर्ण जीवों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए यह अपने आप में कल्याणकारी सिद्ध होगा। जब इस ज्ञान को अपनाओगे तो शरीर, आत्मा और मन स्व में स्थिर रह पाएंगे, यानी आप स्वस्थ रह पाओगे। जब आप स्वस्थ रह पाओगे तभी आप मोक्ष प्राप्ति के अंतिम साधन को आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो वह ज्ञान जो उन्होंने त्रिसूत्र आयुर्वेद के रूप में ऋषि भरद्वाज को और 5 अन्य ऋषियों को दिया, जिसमें भेल, जतुकर्ण, पराशर इत्यादि 6 स्कूल ऑफ थॉट्स थे,
जो उसके बाद बने। तो देखिए, दिस इज द अनपैरेलल एग्जांपल आउट ऑफ एंटायर हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन व्हिच टेल्स यू व्हाई डू यू नीड गुड हेल्थ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड हेल्थ। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं जाता हूँ, यही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, हार्वर्ड में जाऊं या यूसीएलए में, यूनिवर्सिटी मायामी मेडिकल स्कूल में, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए व्हाई डू यू वांट टू बी हेल्दी। तो किसी का उत्तर होता है कि साहब आई जस्ट वांट टू लुक नाइस, सिक्स पैक मसल दिखने चाहिए, आई शुड लुक हैंडसम, मेरे बाल अच्छे हों, मेरी आंखें अच्छी हों, मुझे दिखता ठीक हो, तो सो दैट आई फील हैप्पी। सो मैंने कहा ओके, इज दैट योर अल्टीमेट गोल? बोले हाँ जी। मैंने कहा बट डज द हैप्पीनेस स्टे फॉरएवर? हमेशा रहती है क्या प्रसन्नता? नहीं, चली जाती है। हम उस टेम्पररी हैप्पीनेस को देख रहे हैं। डज दैट ब्यूटी रिमेन फॉरएवर? कि नहीं, शारीरिक सुंदरता भी एक दिन समाप्त हो जाती है। सिक्स पैक मसल्स चाहिए, क्या वो हमेशा रहते हैं? नहीं। तो इसका मतलब मैंने कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड की मेडिसिन में क्या हम केवल यही टेम्पररी गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुश हो जाऊं, मेरे सिक्स पैक मसल्स बन जाए, मैं हेल्दी दिखूं, मैं हैंडसम दिखूं? दोज वर टेम्पररी गोल्स अनफॉर्चुनेटली। तो देखिए, आयुर्वेद की डीप फिलॉसफी क्या है कि अंतिम लक्ष्य क्या है, फाइनल गोल क्या है? मोक्ष प्राप्ति। तो आयुर्वेद, योग, मेडिटेशन के ये सभी टूल्स, ये साधन है मोक्ष प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का। जब हम जैसे ही हम उस बात को समझ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि शरीर भी नाशवान है, देह नाशवान है, इसीलिए उसका शोक भी नहीं करना है। इसीलिए शरीर के बारे में आयुर्वेद ने लिखा है दुष्यते अनेन इति दोषः, the one which has got tendency to get defective, tendency to get out of balance, that is why the body decays. अगर मनुष्य शरीर का, देह का अंत नहीं होता तो ईश्वर में और मनुष्य में फिर फर्क क्या था? तो यह इतनी जबरदस्त फिलॉसफी, जहां स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ केयर एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल कर जाते हैं, अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं, जो बताता है कि स्पिरिचुअलिटी में और हेल्थ केयर में सामंजस्य या रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ऐसा ज्ञान केवल आयुर्वेद आपको देता है, जो कि उस वैदिक साहित्य का अटूट पाठ है। So this is the unparalleled example which every Ayurvedic doctor or every Vedic scholar should quote in his lectures. जब ये बातें बोलता हूँ ना तो बहुत सारे लोग हैरान होते हैं, बोले अरे ये हमें किसी बाबा जी ने बताया नहीं, आप लगता है थोड़े थोड़े किसी धर्मगुरु की तरह किसी संत की तरह बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई इसकी ब्यूटी यही है, वैदिक वांग्मय में ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड थी। हमने पिछले कुछ 100 सालों में उसकी ऐतिहासिक महत्ता को भुलाते हुए उसका केवल वह पार्ट याद कर लिया कि जहां फिजिकल बॉडी पर फोकस किया और कुछ जड़ी बूटियों की केवल दवाइयां बनाई, भूल गए कि शरीर, आत्मा और मन तीनों का समवायी संबंध है। केवल शरीर की सुख की बात नहीं करनी है, आत्मिक सुख की बात करनी है, मानसिक सुख की बात करनी है। तो जिस दिन हमें ये समझ में आ गया, वो केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में हम उनके आत्मिक गुरु बनेंगे। आत्मिक स्तर पर हमें फिजिशियन पैदा करने हैं। और लोगों को कहता हूं व्हेन यू गो टू द टेंपल, यू नो व्हाई डू यू गो टू द टेंपल? क्योंकि मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो, ये आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए हेल्थ केयर सेंटर है, जो आत्मिक स्तर पर आप पर काम करते हैं, मन में शांति लाते हैं, ठीक है, अच्छी नींद लाते हैं, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। अब जैसे जाके सरेंडर करते हो, यू रिंग द बेल और रोने लग जाते हो, प्रभु मैं तो बहुत कष्ट में हूं, मेरे दुखों का हरण तुम ही करो। द मोमेंट वी सरेंडर टू हिम टोटली, वी आर इमीडिएटली एनर्जाइज्ड ऑटोमेटिकली, वी क्राई एंड वी सरेंडर, वी डिवोट आवरसेल्व्स टोटली टू हिम। The moment we do it from purity of consciousness, we immediately get recharged. एक नई शक्ति का उदय अपने आप में हो जाता है
किसी ने उस मल्टीविटामिन को किसी बॉटल में किसी पैकिंग में नहीं बेचा, वो आपको पता भी नहीं लगा वो कब आपके अंदर चली गई और आपने उसको आत्मसात कर दिया। So are those temples are not the nodal centers of healthcare? अब मैं उसको इस दृष्टि से देखता हूं, मैं अमेरिका जाता हूं तो वहां के 750 हिंदू मंदिरों की लिस्ट बना करके मैंने कहा काश हर एक हिंदू मंदिर के अंदर केवल धर्म की महत्ता ना बढ़ा करके उसको आयुर्वेद से जोड़ करके और स्वास्थ्य रक्षा केंद्र खोला जाता ना, रादर वेलनेस सेंटर where we teach the multi-dimensional aspect of Ayurveda is the way to go. आज अगर हमारा आत्मिक बल बढ़ जाता ना तो उसके माध्यम से हम कोरोना जैसी कोई भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी और बीमारी हम उसको चैलेंज कर सकते थे और कर सकते हैं और किया है। अब ये तो एक एग्जांपल आया, आपको मैंने जो रेफरेंस कोट किया कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेफरेंस पॉइंट, द कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ केयर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद की ओर अगर बढ़े, हम कहते हैं कि शरीर जो है पंच तत्वों से बना है। These 5 elements combine in a particular permutation and combination to make 3 vital forces in the body. We call them as Vata, Pitta and Kapha. ठीक है, where air and ether combine to make something called air energy. यानी वायु और आकाश तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? वात, वायु। ठीक है। Second vital force in the body is called Pitta, which is fire element. कुछ लोग उसको फायर एंड अर्थ एलिमेंट दोनों का सामंजस्य मानते हैं, जिसमें अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व कॉम्बिनेशन है। थर्ड वाइटल फोर्स इन द बॉडी है कफा, विच इज फोर्स ऑफ कोहिजन। वो फोर्स ऑफ कोहिजन जो है वो वाटर एंड अर्थ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनती है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व के उसमें उनका सामंजस्य है। तो हम ये मानते हैं कि शरीर जो है पंच तत्वों से बना है। वैदिक वांग में भी पढ़ाता है, आयुर्वेद का ज्ञान भी पढ़ाता है। नाउ इफ वी कंपेयर इट विद द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हम कहते हैं एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। इन आयुर्वेदा वी से एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। लेट अस पुट दिस 2 थ्योरीज टुगेदर। तो हम देखते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग विद डिफरेंट एक्सप्रेशन, जो कि आज से हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में लिखा था। अब उसका एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूं कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखें तो इट कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द सेंटर विच कैरी वेट एंड मास। दैट इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इज द अर्थ एलिमेंट। उसके बाद हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन द ऑर्बिट। दैट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इन द एटम इज सिंबलाइजिंग वाता, air energy, and the charge of the electronic atom is something called which is fire energy. ठीक है, अग्नि तत्व की प्रधानता है, रिप्रेजेंटेशन है वहां पर। Then we say that there is a distance between the two. Neutrons are placed in the center of the atom, an electron is going in the orbit, and there is a distance or space between the two. That is the Akash element. And the moisture content or the humidity of an atom is nothing but the water element. So are we not talking about the same thing with different expression? अगर हम देखें तो आकाश ही हम मोक्ष प्राप्ति के अंतिम साधन को आसानी से प्राप्त कर लें। ये संवाद हो रहा है ऋषि भारद्वाज के साथ ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी स्माइल करके इन ट्रिक, वो कहते हैं भाई इन ट्रिकी वे यू हैव आस्क्ड मी अ बिग फेवर। आपने मेरे से बहुत बड़ी फेवर मांग ली है, लेकिन अब आपने मांग ली है तो मैं आपको यह दैविक ज्ञान देने जा रहा हूं जो पृथ्वी पर मानव मात्र के कल्याण के लिए, केवल मानव मात्र नहीं, संपूर्ण जीवों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए यह अपने आप में कल्याणकारी सिद्ध होगा। जब इस ज्ञान को अपनाओगे तो शरीर, आत्मा और मन स्व में स्थिर रह पाएंगे, यानी आप स्वस्थ रह पाओगे। जब आप स्वस्थ रह पाओगे तभी आप मोक्ष प्राप्ति के अंतिम साधन को आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो वह ज्ञान जो उन्होंने त्रिसूत्र आयुर्वेद के रूप में ऋषि भरद्वाज को और 5 अन्य ऋषियों को दिया, जिसमें भेल, जतुकर्ण, पराशर इत्यादि 6 स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो उसके बाद बने।
तो देखिए, दिस इज द अनपैरेलल्ड एग्जांपल आउट ऑफ एंटायर हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन व्हिच टेल्स यू व्हाई डू यू नीड गुड हेल्थ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड हेल्थ। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं जाता हूँ, यही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, हार्वर्ड में जाऊं या यूसीएलए में, यूनिवर्सिटी मायामी मेडिकल स्कूल में, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए व्हाई डू यू वांट टू बी हेल्दी। तो किसी का उत्तर होता है कि साहब आई जस्ट वांट टू लुक नाइस, सिक्स पैक मसल दिखने चाहिए, आई शुड लुक हैंडसम, मेरे बाल अच्छे हों, मेरी आंखें अच्छी हों, मुझे दिखता ठीक हो, तो सो दैट आई फील हैप्पी। सो मैंने कहा ओके, इज दैट योर अल्टीमेट गोल? बोले हाँ जी। मैंने कहा बट डज द हैप्पीनेस स्टे फॉरएवर? हमेशा रहती है क्या प्रसन्नता? नहीं, चली जाती है। हम उस टेम्पररी हैप्पीनेस को देख रहे हैं। डज दैट ब्यूटी रिमेन फॉरएवर? कि नहीं, शारीरिक सुंदरता भी एक दिन समाप्त हो जाती है। सिक्स पैक मसल्स चाहिए, क्या वो हमेशा रहते हैं? नहीं। तो इसका मतलब मैंने कहा कि वेस्टर्न वर्ल्ड की मेडिसिन में क्या हम केवल यही टेम्पररी गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुश हो जाऊं, मेरे सिक्स पैक मसल्स बन जाए, मैं हेल्दी दिखूं, मैं हैंडसम दिखूं? दोज वर टेम्पररी गोल्स अनफॉर्चुनेटली। तो देखिए, आयुर्वेद की डीप फिलॉसफी क्या है कि अंतिम लक्ष्य क्या है, फाइनल गोल क्या है? मोक्ष प्राप्ति। तो आयुर्वेद, योग, मेडिटेशन के ये सभी टूल्स, ये साधन है मोक्ष प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का। जब हम जैसे ही हम उस बात को समझ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि शरीर भी नाशवान है, देह नाशवान है, इसीलिए उसका शोक भी नहीं करना है। इसीलिए शरीर के बारे में आयुर्वेद ने लिखा है दुष्यते अनेन इति दोष, the one which has got tendency to get defective, tendency to get out of balance, that is why the body decays. अगर मनुष्य शरीर का, देह का अंत नहीं होता तो ईश्वर में और मनुष्य में फिर फर्क क्या था? तो यह इतनी जबरदस्त फिलॉसफी, जहां स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ केयर एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल कर जाते हैं, अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं, जो बताता है कि स्पिरिचुअलिटी में और हेल्थ केयर में सामंजस्य या रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ऐसा ज्ञान केवल आयुर्वेद आपको देता है, जो कि उस वैदिक साहित्य का अटूट पाठ है। So this is the unparalleled example which every Ayurvedic doctor or every Vedic scholar should quote in his lectures. जब ये बातें बोलता हूँ ना तो बहुत सारे लोग हैरान होते हैं, बोले अरे ये हमें किसी बाबा जी ने बताया नहीं, आप लगता है थोड़े थोड़े किसी धर्मगुरु की तरह किसी संत की तरह बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई इसकी ब्यूटी यही है, वैदिक वांग्मय में ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड थी। हमने पिछले कुछ 100 सालों में उसकी ऐतिहासिक महत्ता को भुलाते हुए उसका केवल वह पार्ट याद कर लिया कि जहां फिजिकल बॉडी पर फोकस किया और कुछ जड़ी बूटियों की केवल दवाइयां बनाई, भूल गए कि शरीर, आत्मा और मन तीनों का समवायी संबंध है। केवल शरीर की सुख की बात नहीं करनी है, आत्मिक सुख की बात करनी है, मानसिक सुख की बात करनी है। तो जिस दिन हमें ये समझ में आ गया, वो केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में हम उनके आत्मिक गुरु बनेंगे। आत्मिक स्तर पर हमें फिजिशियन पैदा करने हैं। और लोगों को कहता हूं व्हेन यू गो टू द टेंपल, यू नो व्हाई डू यू गो टू द टेंपल? क्योंकि मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो, ये आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए हेल्थ केयर सेंटर है, जो आत्मिक स्तर पर आप पर काम करते हैं, मन में शांति लाते हैं, ठीक है, अच्छी नींद लाते हैं, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। अब जैसे जाके सरेंडर करते हो, यू रिंग द बेल और रोने लग जाते हो, प्रभु मैं तो बहुत कष्ट में हूं, मेरे दुखों का हरण तुम ही करो। द मोमेंट वी सरेंडर टू हिम टोटली, वी आर इमीडिएटली एनर्जाइज्ड ऑटोमेटिकली, वी क्राई and we surrender, we devote ourselves totally to him. The moment we do it from purity of consciousness, we immediately get recharged. एक नई शक्ति का उदय अपने आप में हो जाता है
किसी ने उस मल्टीविटामिन को किसी बॉटल में किसी पैकिंग में नहीं बेचा, वो आपको पता भी नहीं लगा वो कब आपके अंदर चली गई और आपने उसको आत्मसात कर लिया। So are those temples are not the nodal centers of healthcare? अब मैं उसको इस दृष्टि से देखता हूं, मैं अमेरिका जाता हूं तो वहां के 750 हिंदू मंदिरों की लिस्ट बना करके मैंने कहा काश हर एक हिंदू मंदिर के अंदर केवल धर्म की महत्ता ना बढ़ा करके उसको आयुर्वेद से जोड़ करके और स्वास्थ्य रक्षा केंद्र खोला जाता ना, रादर वेलनेस सेंटर वेयर वी टीच द मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा इज द वे टू गो। आज अगर हमारा आत्मिक बल बढ़ जाता ना तो उसके माध्यम से हम कोरोना जैसी कोई भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी और बीमारी हम उसको चैलेंज कर सकते थे और कर सकते हैं और किया है। अब ये तो एक एग्जांपल आया, आपको मैंने जो रेफरेंस कोट किया कि दिस इज द एग्जांपल रेफरेंस पॉइंट, द कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ केयर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद की ओर अगर बढ़े, हम कहते हैं कि शरीर जो है पंच तत्वों से बना है। These 5 elements combine in a particular permutation and combination to make 3 vital forces in the body. We call them as Vata, Pitta and Kapha. ठीक है? Where air and ether combine to make something called air energy. यानी वायु और आकाश तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? वाता, वायु। ठीक है? Second vital force in the body is called Pitta, which is fire element. कुछ लोग उसको फायर एंड अर्थ एलिमेंट दोनों का सामंजस्य मानते हैं, जिसमें अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व कॉम्बिनेशन है। थर्ड वाइटल फोर्स इन द बॉडी है कफा, विच इज फोर्स ऑफ कोहिजन। वो फोर्स ऑफ कोहिजन जो है वो वाटर एंड अर्थ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनती है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व के उसमें उनका सामंजस्य है। तो हम ये मानते हैं कि शरीर जो है पंच तत्वों से बना है। वैदिक वांग्मय भी पढ़ाता है, आयुर्वेद का ज्ञान भी पढ़ाता है। नाउ इफ वी कंपेयर इट विद द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हम कहते हैं एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। इन आयुर्वेदा वी से एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। लेट अस पुट दिस 2 थ्योरीज टुगेदर। तो हम देखते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग विद डिफरेंट एक्सप्रेशन, जो कि आज से हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में लिखा था। अब उसका एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूं कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखें तो इट कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द सेंटर विच कैरी वेट एंड मास। दैट इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इज द अर्थ एलिमेंट। उसके बाद हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन द ऑर्बिट। दैट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इन द एटम इज सिंबलाइजिंग वाता, air energy, and the charge of the electronic atom is something called which is fire energy. ठीक है? अग्नि तत्व की प्रधानता है, रिप्रेजेंटेशन है वहां पर। Then we say that there is a distance between the two. Neutrons are placed in the center of the atom, an electron is going in the orbit, and there is a distance or space between the two. That is the Akash element. And the moisture content or the humidity of an atom is nothing but the water element. So are we not talking about the same thing with different expression? अगर हम देखें तो आकाश ये पांचों तत्व स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर विद्यमान है, बट वी कॉल्ड इट विद अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। आज की मॉडर्न डे भाषा में उसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कह दिया कि सभी चीजें एटम से बनी है, और 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने उसको पंच तत्व की थ्योरी कहा। तो इस तरह ये मैं बेसिक एग्जांपल्स आपको केवल इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप उस वैदिक वांग्मय के साहित्य को ठीक तरह से समझ ले और अंग्रेजी भाषा में उसका ट्रांसलेट करना शुरू करें तो आपको पता लगेगा कि अंग्रेजी भाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है, पूरा भाव का एक्सप्रेशन ही अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इंग्लिश इटसेल्फ इज एन इनकम्प्लीट लैंग्वेज। तो हम अधूरे ज्ञान के साथ जी रहे हैं। अगर हमने वैदिक वांग्मय के उस साहित्य की महत्ता को नहीं समझा तो इसका मतलब हम उस अधूरे ज्ञान के साथ जी रहे हैं। जो गौरवशाली इतिहास 5000 साल का पहले रहा है ना, उसका नॉट इवन टिप ऑफ द आइसबर्ग वी हैव बीन एबल टू टच अप टिल नाउ। इतना गहन ज्ञान है, द मोर यू गेट इनटू यू आर अमेज्ड। अब बात करते हैं कोविड-19 की सीधे।
मतलब मैं अब ज्यादा उस इतिहास और उसके साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन की ओर ना जाते हुए, क्योंकि समय कम है और कोविड-19 पर हमने बात करनी है। देखिए, कोविड-19 जो सिचुएशन है उसके लक्षण पूरी तरह से वही हैं जो जनपदोध्वंस एक शब्द है हमारे आयुर्वेद के रेफरेंसेस में जो यूज होता है जब मास पैंडेमिक फैलती है। उसमें क्या होता है, जल, थल और आकाश तीनों दूषित हो सकते हैं। दैट इज वाई वो दूषण, वो प्रदूषण जो हमने फैलाया है, चाहे वो नॉट अबाइडिंग बाय लॉज ऑफ नेचर है ना, तो ये जो सारा इम्बैलेंस जल में भी हुआ है, थल में भी हुआ है, वायु में भी हुआ है। दैट इज वाई वो जो सूक्ष्माणु है, सो कॉल्ड कोविड-19 वायरस हैज बीन स्प्रेडिंग ऑल अराउंड। तो जनपदोध्वंस के जो रेफरेंसेस हमारे किताबों में है, अगर उनको ध्यान से जोड़े तो हम पाएंगे कि हम वही बात कर रहे हैं जो हजारों साल पहले हमारे पुस्तकों में लिखी है और उसका हल भी बताया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बात करेंगे कोविड-19 की सीधे सीधे, और उसमें आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है। आज से कुछ समय पहले अगर आपको याद हो, जब फरवरी के बाद ये हमारे देश में बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ और हम लोगों ने उसके बारे में सुना, मैंने 14 मार्च 2020 को आयुर्वेद का एक आर्टिकल लिखा था ऑर्गेनाइजर में। अगर जो लोग ऑर्गेनाइजर पढ़ते हैं वो देखेंगे कि दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल एवर रिटन जिसमें मैंने आयुष्वाद की परिकल्पना और वात श्लेष्मक ज्वर के बारे में एज ए स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट लिखा था कि इसको हमें आयुर्वेद की पैथोफिजियोलॉजी के अनुसार वात श्लेष्मक ज्वर के अंदर कैटेगराइज करना चाहिए और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसी ढंग से होना चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट दैट, जो ये नोवल कोरोना वायरस था, इट हैज टू बी सिम्प्टोमेटिकली मैनेज्ड फॉर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस। तो वात श्लेष्मक ज्वर जो है, लंग्स हैं, वो वायु का स्थान माने गए हैं। वहां जब बलगम जमना लगता है उसको हम श्लेष्मा या कफ कहते हैं। इवन द वर्ड कॉफ, COUGH, कॉफ, द वर्ड कॉफ comes from a Sanskrit word kapha। वो त्रिदोष, आयुर्वेद का जो त्रिदोष का सिद्धांत है, कफ शब्द का मतलब है फ्लेम, जिसमें ह्यूमिडिटी भी हो, जो विस्कस हो, ठीक है, जो अभिष्यंदी पदार्थ है, उसी को हमने कफ की संज्ञा दी है। वहीं से अंग्रेजी में ये शब्द चुराया गया और लिखा गया कॉफ। ठीक है, तो इसमें सारे लक्षण वही हैं जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, जिसको सारी कहते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, अंग्रेजी में ये भाव है, ये उसके लक्षण कोरोना में उसी तरह के मिलते हैं। तो अगर हम उसको वात श्लेष्मक ज्वर की कैटेगरी में रख करके उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो ट्रस्ट मी, दैट इज द वे टू डील विद कोविड-19। अच्छा, मजे की बात क्या है कि अब मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि जब कोरोना फैला, जिन एडवांस नेशंस में फैला, आज तक अमेरिका, सो कॉल्ड द मोस्ट एडवांस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं, जहां लोग हेल्दी, सो कॉल्ड हेल्दी खाना खाते हैं, पैसे वाले हैं, संभ्रांत लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं। लेकिन उन्हीं देशों के अंदर अगर भारतीय मूल के, एशिया मूल के लोगों की डेथ्स देखें तो बहुत कम हुई है। Why? If you start digging into the subject, then you will see कि जैसे आयुर्वेद के प्रिंसिपल जाने या अनजाने में वो लोग फॉलो कर रहे थे हजारों साल से, क्योंकि आयुर्वेद का 4 पिलर्स हैं स्वस्थ रहने के: आहार, विहार, विचार और संस्कार। दिस इज हाउ द आयुर्वेद नरेट्स। तो आहार की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि फूड एंड मेडिसिन आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स, इट इज द सेम थिंग स्पोकन विद डिफरेंट एक्सप्रेशन। यहीं से हिपोक्रेटिस जैसे मॉडर्न मेडिसिन के कथानक ने समझा और सीखा, और उसने कहा बाद में, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। तो हिपोक्रेटिस ने आयुर्वेद की वैदिक फिलॉसफी से में ही से समझा। तो इसीलिए उन सारे मसालों का प्रयोग जो ब्रोंकोडायलेटर हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, उनका जाने या अनजाने में हम पिछले 5000 साल से प्रयोग कर रहे हैं। चाहे वो घर में दूसरी जमात पास बूढ़ी अम्मा हो या दादी हो, जो फॉर्मर किसी यूनिवर्सिटी में या हार्वर्ड में तो नहीं पढ़ी है, भारत में भी किसी अंग्रेजी स्कूल में भी नहीं पढ़ी,
लेकिन वह संस्कार, वह ज्ञान उसको माँ से, दादी से, परदादी से, जॉइंट फैमिली सिस्टम में से मिलता आया और हजारों साल से ट्रांसफरेंस होता गया उसका। बिकॉज आयुर्वेद के रूट्स भारत में हैं, तो आयुर्वेद के खान पान की कला का सीधा सीधा इम्पैक्ट वहां की सभ्यता पर, वहां की संस्कृति पर था, पड़ा, ऑब्वियसली फॉर ज्योग्राफिकल रीजंस आल्सो। तो इसलिए भारतीय पाकशास्त्र अपने आप में एक चिकित्सा है, लेकिन ये पिछले 400 साल के गुलामी के शासन में जो विदेशी आक्रमणकारी आए, 400 साल का मुसलमानी आक्रमणकारी इतिहास हो या उसके बाद का 200 साल का ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इन सब में उस संस्कृति और सभ्यता के बेसिक मूल्यों को तबाह करने की कोशिश की गई। उसी तरह से हेल्थ केयर सिस्टम को भी दे ट्राई टू डिमोलिश। We had Nalanda and Takshila universities when Oxford and Cambridge were not even existing. मुझे दुख तो है, ग्लानि भी है, मैं ये बात मैं अंग्रेजी में कह रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य नहीं है हमारा कि मैं भी अंग्रेजी में बोल रहा हूं आपको, और मुझे अंग्रेजी में जाके विदेशों में बताना और पढ़ाना पड़ता है कि नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी, जब फॉरेन इन्वेडर्स अहमद शाह अब्दाली जैसे लोग आए, उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को आग लगाई, द फायर वेंट ऑन फॉर 6 months. The library was so big. तो इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कितना जो अमूल्य हमारा धरोहर जो थी, हमारा ज्ञान जो था, वो लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, तबाह किया उसको। तो कमिंग बैक टू, हम कह रहे हैं कि आयुर्वेद के अनुसार जब आहार की बात करते हैं, मैंने पिछले 24 साल से मेरा रिकॉर्ड है, मैं रेगुलर अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप के कई देशों में जाता हूँ। भाई साहब ने बताया 19 देश, मैंने लगभग अब तक 28 देश एक्चुअली हो गए हैं जिनमें मैं पिछले 24 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने एक इंटरेस्टिंग सर्वे बनाया इन दिनों, देखा अभी कहाँ कौन लोग मरे, कितने लोग प्रभावित हुए कोरोना से। तो मैंने अमेरिका के विभिन्न समुदाय के लोगों का एक सर्वे किया। तो नेटवर्क क्योंकि मेरा ऑलरेडी था, वहां के मेडिकल कम्युनिटी में भी, हॉस्पिटल्स में भी मैं जाता हूं। तो क्या देखा मैंने, मैं अगर हरे कृष्णा मूवमेंट के फॉलोअर्स को पूछता हूं, भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट्स के डिफरेंट ब्रांचेस में वहां के हेड प्रीस्ट को संपर्क करता हूं, तो पूछता हूं कि भाई कितने लोग कोरोना से प्रभावित हुए या मरे, तो बोले जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम है, 0.1% से भी कम होंगे। क्यों हुआ भाई ऐसा? क्योंकि वे शाकाहारी थे। गुजराती समाज की बात करें, गुजराती समाज के डिफरेंट पहलुओं को, डिफरेंट सेक्टर्स को, मेरे पिताजी विदेश सेवा में रहे नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, वहां तक भी मैंने कॉल्स की, लोगों को पूछा, और जिनके मैं संबंध में हूँ, चाहे वो अटलांटा में हो, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में हो, चाहे मायामी में हो, डिफरेंट अक्षरधाम मंदिर के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करने वाले लोगों से जब पूछता हूँ, उनके धर्म गुरुओं से, पुजारियों से या ट्रस्टीज से, जो उन मंदिरों के ट्रस्टी हैं, RWAs में हैं, सेक्रेटरी हैं मंदिर के, प्रेसिडेंट्स हैं मंदिर के, इंडो अमेरिकन कल्चरल सोसाइटीज हैं, इन सब से जहां मैं पूछा कि कितने लोग मरे जी, गुजराती समाज, नहीं जी बहुत कम है, नहीं मरे। क्यों नहीं मरे भाई? बिकॉज दे वर ऑल वेजिटेरियंस। ठीक है, सो आयरोनिकली और फॉर्चुनेटली दिस वायरस इज एनिमल प्रोटीन लवर। जो लोग सबसे ज्यादा मांसाहार करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग पहलू है ये आज पता लग रहा है कि अमेरिकन्स डिस्पाइट ईटिंग लॉट ऑफ फूड, वो लोग मीट खाते हैं, और वो भी कच्चा मीट खाते हैं। भारतीय शैली की तरह पका हुआ मीट नहीं खाते, क्योंकि उनको मसालों के बारे में पता ही नहीं है। तो मीट ईटिंग इटसेल्फ हैज बीन ए कल्प्रिट। लेकिन काश, मैं ये सोचता हूँ, काश मैं उस पूरे समाज को ये पढ़ा पाता कि भाई इट इज गुड टू बी वेजिटेरियन देन टू बी नॉन वेजिटेरियन। क्योंकि उनकी अपनी किताब भी, बाइबल भी यही लिखती है, इट इज गुड टू बी वेजिटेरियन देन टू बी नॉन वेजिटेरियन। तो शाकाहार की महत्ता जो वैदिक लिटरेचर में भी बड़ा विशद वर्णन है जिसका, और आयुर्वेद भी इसको मानता है। कई पहलुओं से हम मानते हैं कि जब किसी एनिमल को आप काट करके खाते हो, तो उसके आप अपने गलत कर्म जोड़ लेते हो ना साथ में,
उसके जो श्राप जो मिल रहा है, उसका जो डर है, उसकी जो चीख चिल्लाहट है, तो उससे आप जो नेगेटिव कर्म यू आर अर्निंग इनटू योर लाइफ बाय अर्निंग बैड कर्मस, इज दैट नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, योर बॉडी एंड सोल? इट इज डेफिनेटली गोइंग टू। तो इसलिए शाकाहार का अपने आप में एक साइलेंट महत्व इस एक कोरोना वायरस को देखने से आ जाता है, अगर आप समझने को तैयार हो तो। ऐसे और कई सेक्ट्स को मैंने पूछा, आनंद मार्गीज को पूछा मैंने, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, इन कंट्रीज में मैं रेगुलर जाता हूँ, वहां भी देखा, जहां गमलास्तान में था उनका, स्वीडन में स्टॉकहोम में मेन सेंटर, उनसे पूछा, वहां के धर्म गुरुओं से पूछा, वो सब लोग बच गए। और कौन बच गए? जो रेगुलर योग करते थे, प्राणायाम करते थे। आज पूरे विश्व में योग का बहुत बड़ा परचम लहराता है, क्योंकि योग जो है वो आयुर्वेद से बहुत पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंच गया। बट आर दे नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम पैकेट? इज योगा नॉट आयुर्वेदा और इज आयुर्वेदा नॉट योगा? वेल, दे हैव ए ब्रदर सिस्टरली रिलेशनशिप, तो उनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि यूएस एफडीए योग को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि इन द बिगिनिंग दे थॉट दैट योगा इज अनदर फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन उनको ये पता ही नहीं लगा कि जाने या अनजाने में जो वो लोग जो प्राणायाम रेगुलरली करते रहे, अनुलोम विलोम की क्रियाएं, चाहे वो बाबा रामदेव ने पढ़ाई थी या उन्होंने पहले से पढ़ ली थी कुछ और योग गुरुओं से और धर्म गुरुओं से, वो सब उनके जीवन में उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रिवेंशन बन के आ गया, एक बहुत बड़ा वरदान बन के आ गया उनके जीवन में, और उनके लंग फाइबर, उनके एल्वेलाइज की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि रेगुलर प्राणायाम करते थे। हालांकि उनको उसकी महत्ता नहीं पता थी, खाली वो सांस लेते थे, बोलते अच्छा लगता है, मन में शांति लगती है, ठीक है। सो दैट हैज हेल्प्ड, दैट हैज सेव्ड थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ लाइव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आनंद मार्गी, हरे कृष्णा मूवमेंट, गौड़िया मठ के लोग, गुजराती समाज के लोग, इसी तरह के सभी तमाम शाकाहारी सेक्टर ऑफ द कम्युनिटी हैज बीन सेव्ड। इसीलिए हम बड़े गर्व से कहते हैं। और उसके अलावा मसालों की बात करें तो अब हम आते हैं हार्डकोर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पे। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक चीज आप सभी लोग यूज करते हैं, जिसका नाम है हल्दी, ठीक है। आज से कुछ साल पहले तक हल्दी तक का किसी को पता नहीं था वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, गुरु को पता ही नहीं था हल्दी क्या होती है। हल्दी जिसको हम विष्णु प्रिया भी कहते हैं, भगवान विष्णु की प्रेयसी भी हैं विष्णु प्रिया, हल्दी और हरिद्रा, ठीक है। अगर मॉडर्न मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज एंटी वायरल, इट इज एंटी बैक्टीरियल, इट इज ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। तो सांस की नलियों को खोलती भी है, एंटी वायरल तो है ही, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी कैंसरस है। और हम ये मानते हैं कि प्लांट बेस्ड मेडिसिन में देयर इज ए सेलुलर लेवल इंटेलिजेंसिया ऑफ द प्लांट व्हिच नोज मोर देन द डॉक्टर इवन हाउ टू वर्क ऑन द बॉडी। तो इसलिए हल्दी जब कैंसर सेल को जाके मारती है शरीर के अंदर, तो वो सिलेक्टिव होती है, वो हेल्दी सेल्स को नहीं मारती, और उसे पता है ये अनहेल्दी सेल है और ये हेल्दी सेल है। अनहेल्दी सेल को उसकी गर्दन को घोट देती है, उससे सबसे पहले वहां ऑक्सीजन सप्लाई बंद करती है। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हल्दी, हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, स्टडीड। इसके बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिफरेंट लोगों ने लिए हैं, जो हरिद्रा पर आज सब जगह कुरकुमा हो रहा है, जो कि एक्टिव प्रिंसिपल है हल्दी का। तो हल्दी के प्रयोग ने भारतीयों को बचाया है, सारे हिंदुस्तानियों को। इसी तरह और अन्य कई मसाले, जैसे जीरा है, जीरा वात कफ नाशक है, ठीक है। तो अगर जीरे की प्रॉपर्टीज देखें आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए यह ज्वर भी जो है ना, वात कफज ज्वर है, जो लक्षण हमारे में अंदर पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग कोरोना वायरस सिम्पटम। सो हाउ डिड वी सेव? मैंने यहाँ बैठे बैठे वर्ल्ड वाइड वेबिनार्स दिए कई अमेरिकन्स की, अब मैं सब पूरे नाम तो नहीं दे सकता, आपको वीडियो क्लिपिंग्स भेज सकता हूँ। कई सैकड़ों जाने जो बच गई, और हर एक से मैंने प्रॉमिस ये लिया जो जो ठीक होता जाएगा कम से कम 20 लोगों को औरों को बताएगा कि जो जो नुस्खे हमने प्रयोग किए, बड़ी सिंपल चीजें हमने जो यूज की जिससे लोग ठीक हुए। तो जो मैं कह रहा हूँ, हल्दी का प्रयोग कैसे किया? दूध में हल्दी, है ना। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात बता रहे हो भाई साहब? तो मैं ये कह रहा हूँ कि हल्दी इज फैट सॉल्युबल नॉट वाटर सॉल्युबल, इसलिए दूध में हल्दी का प्रयोग हमारे यहाँ हजारों साल से होता है।
एंटी हिस्टामिन है, एंटी एलर्जिक है, कॉमन कफ कोल्ड ब्रोंकोडायलेटर भी है। तो इसलिए इस आरएनए वायरस को तोड़ने में हल्दी का अभूतपूर्व योगदान रहा है फॉर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट, चाहे वो आपकी अग्नि को बैलेंस करना हो, लिवर क्लिनसिंग करनी हो, ये सब में हल्दी का रोल रहा है। इसके अलावा हम और क्या प्रयोग करते हैं? काली मिर्च। अब काली मिर्च का प्रयोग भी हमारे खानों में होता रहा है। या पहले बात करते हैं क्यूमिन सीड की, जीरा। जीरा जो है पित्त शामक है, कफ शामक भी है और वात शामक भी है। तो वात कफज ज्वर को ठीक करने के लिए जीरे के पानी का प्रयोग या जीरा एज ए स्पाइस का प्रयोग हमारे देशों में हजारों साल से हुआ है। चाहे हम अमेरिका में जाकर बस जाएं या अफ्रीका में बस जाएं या यूरोप में बस जाएं, जो भारतीय भारत से बाहर गया है वो आदमी जीरे का प्रयोग करता है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी कुछ 100 साल पहले पता लगा है। अगर आपको याद हो कि पुर्तगीज हमारी कंट्री में आए थे काली मिर्च का व्यापार करने, छोटी इलायची खरीदने, हल्दी खरीदने, ये सब मसाले हमसे लेकर के गए। वो they were not bringing in return anything to us, they were rather taking our spices to their countries, because those who understand the medicinal value of those spices, कि सारे मसाले वो हमारे लिए खाली टेस्ट और फ्लेवर के लिए नहीं थे, वो हमारे लिए औषधीय गुण से उपयुक्त आयुर्वेद से डायरेक्टली जुड़े हुए चीजें थी। इसलिए मैं बोलता हूँ इट इज द फार्माकोलॉजी ऑफ योर हाउस is in your kitchen, so you need to understand the kitchen pharmacology and understand the spices from that perspective. तो उसमें जैसे हम बात करें तो जीरे की क्या प्रॉपर्टीज हैं? ये किसी भी तरह की सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन, इवन द लंग्स में भी, लंग फील्ड्स में भी जो इन्फ्लेमेशन होती रही है, पेन होती रही है, जब वायरस आपके अंदर घुस गया तो दिस कैन बी द बेस्ट मेडिसिन। ये आपकी अग्नि को किंडल करता है, अग्नि को जागृत करता है, भूख नहीं लग रही तो एपेटाइजिंग इफेक्ट देता है। तो आयुर्वेद ये मानता है कि अगर आपकी अग्नि एप्रोप्रिएट है, अच्छी है, तो आप अगर गलत भी खा लेंगे तो उस आम का पाचन, उस टॉक्सिक एलिमेंट्स का पाचन करने में आपके अंदर की अग्नि स्ट्रांग होती है। इसलिए अग्नि को अपने आप में एक बहुत बड़ा रामबाण माना गया है। अगर आपकी अग्नि ठीक है तो आप सारी चीजें ठीक कर लेंगे, आप एसिमिलेट ठीक कर लेंगे। अगर आप एसिमिलेट ठीक कर रहे हैं तो आपका इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट है ना अपने आप बढ़ जाएगा शरीर में। कॉमन सेंस की बात है। जैसे अगर आपका पेट ठीक नहीं है, आप 10 बादाम रोज खाते रहिए, पेट ठीक नहीं है तो क्या होगा? 2 बादाम एब्जॉर्ब हुए, बाकी 8 टॉयलेट में निकल गए। लेकिन जैसे ही आपने अपनी अग्नि ठीक कर ली तो आपको 8 बादाम एब्जॉर्ब होने लगे, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू आपकी बॉडी में एसिमिलेट होने लगी, सेलुलर लेवल पर उसका एसिमिलेशन हो गया, तो आपकी ताकत बढ़ गई। इसी को हम इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट कहते थे। तो की फैक्टर इज, अगर आपको समझ में आ गया कि अपने अग्नि को ताकतवर कैसे बनाना है, दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू वर्क। तो अदरक का प्रयोग हमारे सब्जियों में, दालों में अदरक के डिफरेंट तरह के हम लोग प्रयोग करते हैं, तो दैट एक्ट्स लाइक ए मेडिसिन फॉर अस। हालांकि ये थोड़ी सी वार्मिंग स्पाइस है, लेकिन बेस्ट डाइजेस्टिव स्पाइस है, कार्मिनेटिव इन एक्शन है ना। इट इंप्रूव्स योर एपेटाइट आल्सो, इट आल्सो रिलीजेस योर गिडीनेस। अगर आपको